नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्योमेट्रिक फिगर ये चैप्टर है और इसका जो टॉपिक है आज का चतुर्भुज है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। आई होप आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार किए होंगे। आज हम लोग समझेंगे चतुर्भुज क्या होते हैं और बहुभुज क्या होते हैं। ये आखिरी दो टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आप इस चैप्टर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी गलतियां आपकी होंगी। उसका वीडियो सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा लाइन, और लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग के व्यू से। तो यहाँ तक बेसिक ड्राइंग था जो हम लोग पढ़ रहे थे। ये आखिरी टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस से लगाएंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे, सोल्यूशन वीडियो आएंगे, उसके बाद हम लोग लाइन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, मुझे बहुत भरोसा है, उम्मीद है कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे और काफ़ी डेडिकेटेड होंगे रेलवे टेक्नीशियन और रेलवे लोको पायलट बनने के लिए, ठीक है। इसमें जो भी मेरा सहयोग होगा, आपसे ज़्यादा हम मेहनत करके आपको सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है। अभी थ्योरी चल रही है, चलने दीजिए। तो आइए समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, चतुर्भुज को अगर समझना है तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। चतुर्भुज, जिसकी चार भुजा हो उसको हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे। जिसकी चार भुजा हो उसको हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जितने भी आपको दिख रहा है, इस सब में चार भुजा है, ठीक है ना। ट्रेपेजॉइड देखिए, या आप पैरेललोग्राम देखिए, क्वाड्रेटरल देखिए, पतंग जो होता है ना उसमें चार भुजे होते हैं, ठीक है। रोहम्बस देखिए, स्क्वायर देखिए, किसी को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं उसकी चार भुजाएं हैं। और चार से ज्यादा जिसकी भुजाएं होती है उसको हम लोग बहुभुज बोलते हैं, ठीक है ना। चार भुजाओं तक चीजों फिगर्स का नाम हम लोग देते हैं। चार से ज्यादा होता है उसको बहुभुज बोल देते हैं, पॉलीगॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो चार भुजाएं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। और चतुर्भुज में भी अलग अलग कंडीशन के बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, ठीक है ना। कोई स्क्वायर में होता है, कोई रिक्टेंगल में होता है, कोई रोहम्बस होता है। तो इसमें डिफरेंस कैसे होता है, आइए उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने जो चतुर्भुज है उसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले चतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, चतुर्भुज का जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है, इसमें ये जो होता है ना, चार भुजाओं से घिरी समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी समतल आकृति, प्लेन, चार भुजाओं से घिरा एक प्लेन होता है जिसको चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। प्लेन का डिफिनेशन आपको हम बताए थे कि प्लेन में मोटाई नहीं होता, लंबाई और चौड़ाई होता है केवल, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो भुजा है, ये भुजा ए हो गया, ठीक है, भुजा बी हो गया, भुजा सी हो गया और भुजा डी हो गया, ठीक है ना। ये चार भुजा है, चारों भुजाओं से मिला हुआ जो क्षेत्र बन रहा है उसको चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है कि इसमें चार आंतरिक कोण होते हैं जिनका योग 360 डिग्री होता है। इसमें चार आंतरिक कोण होते हैं। आंतरिक कोण मतलब अंदर, अंतः कोण, ठीक है ना। ये अंतः कोण है। चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं, चार भुजा और चार कोण भी होता है। और सभी कोणों का मान, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये सभी चार भुजा, चारों कोणों का जो मान होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। 300 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, इसके आमने सामने के दो विकर्णों को मिलाने पे सरल रेखा विकर्ण कहते हैं। देखिए, इसके आमने सामने के लिखा, इसके आमने सामने के दो कोणों को मिलाने वाले सरल रेखा को विकर्ण कहते हैं, ठीक है ना। इसके आमने सामने जो दो कोण है, ये और ये, पी और आर, इसको मिलाएंगे किसी एक सरल रेखा से, तो एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। और इस मिलाने वाली सरल रेखा को क्या होता है, विकर्ण बोलते हैं। तो इसमें दो विकर्ण बनते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण बनते हैं, ठीक है। एक ये हो गया पी और आर, और एक क्यू और एस, यहां से मिलाएंगे तो ऐसे पी क्यू और एस बनेगा। तो ये विकर्ण क्या होता है ना, चतुर्भुज को चार भागों में बांट देते हैं। विकर्ण क्या कहते हैं, चतुर्भुज को चार भागों में बांट सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और ये चार हो गया, ठीक है। तो विकर्ण क्या कहते हैं, चतुर्भुज के चार भागों में बांट देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज है कि एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, ठीक है ना, जो इन्हें चार भागों में बांटते हैं। एक चतुर्भुज में कितने होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण ये हो गया, इस कोण से इस क्यू और एस कोण को मिलाने वाली सरल रेखा से विकर्ण बना। नेक्स्ट जो विकर्ण बनेगा पी और आर कोण को मिलाने वाली सरल रेखा से विकर्ण बनता है, ठीक है ना। तो ये एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज बनाने के लिए चार भुजा है ना, 1 2 3 4, चार भुजा चार कोण, ठीक है ना। चार भुजा चार कोण, 1 2 3 4, ये चार कोण है, ठीक है ना। एवं दो विकर्ण, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। इतना होना चाहिए। लेकिन अगर इन सब में से कम 5 का मान आपको पता है,
5 का मान पता है तो आप एक बाकी की जो चीजें हैं वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए जिसमें से एक कंडीशन ये भी है कि 2 भुजाएं होनी चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल है जिसमें 2 भुजा के बारे में बताया, 2 भुजा का मान दिया, 2 साइड्स मतलब भुजा का मान दिया है, ठीक है ना, 2 भुजा का मान दिया है। मान लीजिए कि ए का मान 20 है, ठीक है, और बी का मान 40 है, ठीक है, दिया हुआ है। इसके अलावा 2 तो आपको समझ में आ गया, कोण का दिया, कोण ए दिया है 60 डिग्री और कोण बी दिया है 70 डिग्री, ठीक है, 4 हो गया। एक विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया है, विकर्ण की लंबाई दे दिया है 35, ठीक है, तो 2 2 4 1 5। अगर इतना दिया रहेगा तो बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं। इतना अगर दिया रहेगा तो बाकी चीजें निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज बनाने के लिए हमें जो आवश्यक डेटा चाहिए, आवश्यक जो वैल्यू चाहिए वो केवल 5 चाहिए, जिसमें से 2 भुजा देना अनिवार्य है। 2 भुजा दिया रहेगा, 2 कोण दिया रहेगा और एक विकर्ण दिया रहेगा, तो बाकी की चीजों को निकाल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि चतुर्भुज को ट्राइपीजियम भी बोलते हैं। चतुर्भुज क्या बोलते हैं? ट्राइपीजियम भी हम चतुर्भुज को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज था, ठीक है ना, क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ चतुर्भुज। अब हम चतुर्भुज के अंदर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए चतुर्भुज जो होता है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार का होता है, जिसमें स्क्वायर होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, सम चतुर्भुज होता है जिसको रोम्बस बोलते हैं, सबलम चतुर्भुज होता है जिसको ट्रेपेजॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चतुर्भुज के इतने सारे रूप हैं, इसके अलावे भी होते हैं, ठीक है ना। इतना हमारे ड्राइंग में पढ़ना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो पहला हमारे सामने है स्क्वायर, मतलब वर्ग। ये भी एक चतुर्भुज है क्योंकि स्क्वायर भी 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति होती है, ठीक है। तो वर्ग की 4 भुजाएं हम 4 कोणों का कोण समान होते हैं। वर्ग में क्या खासियत है कि इसकी जो चारों भुजा होता है ना, इसका जो चारों भुजा होता है सबकी लंबाई सेम होती है। किसी भी भुजा की लंबाई चेक करेंगे तो सब सेम होगा, ठीक है ना। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेम होती है। मान के चलिए कि ये भुजा ए बी, अगर भुजा ए बी का मान 10 है तो बाकी सभी का मान 10 होगा। एडी का भी मान 10 होगा, ठीक है, डीसी का भी मान 10 होगा, और कितना हुआ, और बीसी का भी मान आपका 10 होगा। मतलब सभी भुजाओं का मान बराबर होता है। कोण की बात करें तो सारे कोण, इसके सारे कोण बराबर होते हैं, मतलब 90 डिग्री एक है तो सब 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज होता है कि ये चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में कौन सा ये वर्ग है, ठीक है ना। वर्ग में यहां पे देखेंगे हम एक चीज और, यहां पे देखने वाली बात है विकर्ण। इसका विकर्ण को भी ध्यान से देखेंगे यहां पे तो आपको 2 विकर्ण यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और विकर्ण के बारे में क्या कहता है नियम, रूल ये कहता है कि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं समान लंबाई के होते हैं तथा परस्पर समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। बोल रहा है कि जो इसका विकर्ण होता है ना, ये वाला, ये दोनों समान लंबाई का होगा। अगर ये वाला 20 है तो ये भी 20 का होगा, ठीक है ना। विकर्ण भी समान लंबाई का होता है। और दूसरा बात बोल रहा है कि ये परस्पर समद्विभाजित, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये विकर्ण जो यहां से है और यहां से है, ये दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये भी 10 है और इधर भी 10 है, ये भी 10 हुआ और ये भी 10 हुआ, मतलब ये बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। एक इसी के साथ एक चीज और बोल रहा है कि ये जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, समकोण पकड़ते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री पे, एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगर पूछेगा कि जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को कितने डिग्री एंगल पे काटता है, तो आपको बोलना होगा 90 डिग्री के एंगल पे काटता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ग का जो विकर्ण होता है आपस में समान होता है या असमान होता है, तो आपस में कहता है समान होता है, समान दूरी पे एक दूसरे को काटता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था पहले कि आप लोग क्षेत्रफल याद रखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। उससे एरिया हम निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें दिया गया, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, इसमें 4 होती है। विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? a√2। ये विकर्ण अगर निकालना हो स्क्वायर का तो इस तरह से फॉर्मूला इस पे रख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर निकालना हो, इसकी परिधि निकालना हो तो 4, क्योंकि 4 साइड से 1 2 3 4, 4 इंटू एक भुजा से गुना करेंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्ग के बारे में इतना डिटेल्स जाने हैं,
इसे याद रखिएगा, राइट डाउन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सब लिखा हुआ जो अभी मिटाए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लगे हम क्या मिटा दिए, ठीक है ना। जो भी हम लिखते हैं आपको या तो नहीं लिखा हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो मिटा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नोट्स में इसे देखकर लिखना है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है रेक्टेंगल। वर्ग के बाद हम लोग आयत को पढ़ते हैं, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो वर्ग अभी पढ़े, वर्ग में भी 4 भुजा था, इसमें भी 4 भुजा, लेकिन अंतर क्या है कि वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर था, लेकिन इसमें चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, किसी 2 भुजा आपस में बराबर होता है। अगर हम ए बी की बात करें, ए बी ई वाला रेड वाला है और डी सी इक्वल टू डी सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ठीक है। और दूसरा भुजा ए डी, ये भुजा की बात कर रहे हैं, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना, ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसके सम्मुख भुजाएं समान एवं समानांतर होती है। इसकी सम्मुख भुजाएं, इसके सामने वाले, सम्मुख मतलब इसके सामने वाले, इसके सामने कौन सा, ये है और इसके सामने ये है, तो आपस में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और इसके जो साइड्स होते हैं एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये जो ए बी है, ये पैरेलल है किसके, डीसी के, मतलब ए बी ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बारे में हम लोग बताए हैं स्टार्टिंग में ही कि पैरेलल लाइन ऐसा एक लाइन है जो नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, कितना भी आगे तक बढ़ा दीजिए ये दोनों के बीच की दूरी समान रहेगा हर जगह, ठीक है ना। तो ये जो आमने सामने की भुजाएं होती है जो बराबर होती है और आपस में समानांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब यहां देखिए इसके 2 विकर्ण की लंबाई समान होती है जो परस्पर समद्विभाजित करते हैं परंतु समकोण नहीं है, ठीक है ना। बोल रहा है कि इसके जो विकर्ण है, इसके 2 विकर्ण होते होगा ना, एक डीवी विकर्ण होगा और एक एसी विकर्ण होगा, ठीक है ना। 2 विकर्ण होते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को आधे आधा भाग में बांटता है, समद्विभाजित करता है, मतलब आधे भागों में बांटता है। मान लेके चलिए कि विकर्ण की लंबाई हमारा ये 20 है और इसका 20 है, तो ये जो क्रॉस करेगा एक दूसरे को तो 10-10 भागों में बांट देगा, ठीक है ना। 10 इधर 10 इधर, मतलब ये 10-10 भागों में बांट देता है। विकर्ण की जो लंबाई होती है दोनों का समान होता है, एक समान, दोनों की लंबाई सेम होगा। लेकिन इसमें एक खासियत और है कि इसका जो विकर्ण होगा ना वो 90 डिग्री के एंगल पे कभी नहीं कटेगा, ये नहीं होगा, ये 90 डिग्री पे नहीं कटता है। वर्ग में क्या था कि ये 90 डिग्री पे कट रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री था वर्ग में, लेकिन इसमें आयत में 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है ना। 90 डिग्री हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी जो संरचना है देखेंगे इसकी लंबाई हमेशा ज्यादा होती है और चौड़ाई हमेशा कम होता है, तो लंबाई चौड़ाई में स्ट्रेच होगा। विकर्ण एक दूसरे को जो क्रॉस करेंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग में भी प्रत्येक कोण समकोण, यहां भी प्रत्येक कोण समकोण होता है क्योंकि ये सारे कोण 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। ये इसके जो प्रत्येक अंतः कोण है वो सब समकोण है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका हिंदी होता है इंग्लिश में एल इंटू बी। ये नेक्स्ट है ए मतलब एरिया से हो गया, ठीक है, ये एरिया हो गया। और इसका परिमाप की बात करें, परिधि की बात करें, मतलब परिमाप की बात करें तो परिमाप इसका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाला। आप लोग इसे राइट डाउन कर लेंगे, काफी इजी है, बचपन में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी पढ़ लिए, याद हो गया होगा। अब पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, जिसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट इसका जो है कि इसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समानांतर होती है। इसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समानांतर होती है, जिस तरह से आयत में था, रेक्टेंगल में उसी तरह से यहां भी बोल रहा है इसकी सम्मुख भुजाएं समान और समानांतर होती है। तो सम्मुख भुजा कौन सा है, और हम इस भुजा की बात करें तो ये भुजा आमने सामने है, क्या है, समान है, एक लंबाई सेम है। इसका अगर 20 है तो इसका भी 20 है, ठीक है। और ये वाला ये आमने सामने, ये भी मान के चलिए कि 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये नहीं कि ये और ये समान नहीं होगा। कौन, सम्मुख भुजा, एक दूसरे के सामने वाला समान होगा। सम्मुख कोण समान होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो कोण है ना, ये वाला आपको दिखाते हैं, देखिए
ये वाला जो कोण है ये वाला कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब समूह कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन आयत में और वर्ग में ऐसा नहीं था। आयत और वर्ग में सारे कोण समकोण होते हैं, लेकिन यहाँ पे समूह कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, बोला कि इसके विकर्ण होते हैं ना, तो एक समान नहीं होते हैं। विकर्ण की जो लंबाई होती है, आयत में और वर्ग में विकर्ण की लंबाई सेम थी, आयत और वर्ग में विकर्ण की लंबाई सेम थी, लेकिन इसमें जो विकर्ण होते हैं ना, मान के चलिए कि AC नॉट इक्वल टू हमारा DB। ठीक है ना, मतलब ये A और C जो विकर्ण है ये DB के बराबर नहीं है। हो सकता है ये 20 हो सकता है ये 30 हो। ठीक है ना, एक दूसरे के ये अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों जहां टकराते हैं, ये दोनों जहां टकराते हैं, जहां पर काटते हैं, वो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये 15 हो गया और ये 15, क्योंकि ये पूरा 30 था तो ये आधा भागों में बांटता है। इस वाले को ये 20 था तो 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया। मतलब विकर्ण अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन ये इसकी लंबाई दोनों की एक समान नहीं होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये चतुर्भुज के बारे में समझे, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, आमने सामने की क्या होता है, भुजाएं बराबर होती है, समान होती है और समानांतर होती है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, समझ गए होंगे। बाकी अगर हम इसकी बात करें, इसका क्षेत्रफल का बात करें, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की हम बात करें, तो देखिए जो रेक्टेंगल का होता है ना वही होता है, बी इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि दिख भी रहा है उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाता है, अर्थात आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई से भी ये लोग निकाल लेते हैं, ऊंचाई डालकर। ठीक है, या साइन के भी फॉर्म में निकालते हैं। ये ड्राइंग में हम लोग को नहीं पढ़ना, इसलिए हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस इतना ही रहने दीजिए। परिमाप भी रेक्टेंगल का परिमाप भी इसका परिमाप होता है। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोल रहा है कोण ए और कोण डी 180 डिग्री। कोण ए ये हो गया, ठीक है, और कोण डी कितना दोनों मिलाकर 180, मतलब कौन सा दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये तीनों 360 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये चारों भुजाओं का योग चतुर्भुज का कितना होता है 360, तो ये दोनों मिलकर 180 होगा, ये दोनों मिलकर 180 होगा। ये तो पहले से ही कन्फर्म है। ठीक है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है देखते हैं। हमारे सामने सम चतुर्भुज रोहम्बस आ गया। सम चतुर्भुज रोहम्बस, ये पतंग जैसा दिखता है। ठीक है ना, देखिएगा सम चतुर्भुज पतंग जैसा आपको दिखेगा, दिख रहा है पतंग जैसा ना, इस तरह का पतंग होता है, और इसी को बोलेंगे सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ठीक है। तो आइए अब इसमें बोला कि सम चतुर्भुज में कि इसकी विकर्ण की जो लंबाई होती है असमान होती है। देखिए ये विकर्ण है, ये कितना लंबा है, बहुत लंबा है। ठीक है ना, AC क्या है, बहुत लंबा है, AC हो गया बहुत लंबा है, और DB है, ये B है यहाँ पे। ठीक है ना, DB की बात करें तो DB हमारा बहुत छोटा है, इससे AC से DB बहुत छोटा है, तो विकर्ण कहते हैं असमान होते हैं, लेकिन ये परस्पर आपस में दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं। मान लीजिए चलिए कि AC अगर आपका यहाँ पे 20 था तो 10 इधर है और 10 इधर है, समान भागों में बांट देता है। मान के चलिए कि आपका DB मान के चलिए कि आपका 16 था तो 8 इधर है और 8 इधर है, मतलब विकर्ण आपस में दोनों सेम नहीं है, दोनों की लंबाई अलग है, लेकिन ये दोनों को आपस में एक दूसरे को जो क्रॉस कर रहे हैं वो समान दूरी पे एक दूसरे को अलग अलग भागों में बांट देते हैं और दोनों की लंबाई समान हो जाती है। ठीक है, बोला कि इसकी चार भुजाएं समान एवं समानांतर होती है, सम्मुख कोण समान होते हैं। इसकी चार भुजाएं समान और समानांतर होती है। ये भुजा ना समान होता है, 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, मतलब चारों भुजाएं समान होती है, लंबाई में समान होती है। ठीक है, और इसके सामने वाला क्या होता है, पैरेलल होता है। इसके पैरेलल ये है, ठीक है ना, इसको कहीं तक आगे बढ़ाते जाएंगे इस तरह से ऐसे, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, सम्मुख वाले पैरेलल है। ठीक है ना, आमने सामने वाले पैरेलल होते हैं। और सम्मुख कोण समान होता है। क्या बोल रहा है कि सम्मुख कोण समान, सम्मुख कोण का मतलब कोण A जो है, कोण A है कोण C के बराबर होगा, कोण D है कोण B के बराबर होगा। ठीक है ना, सम्मुख कोण इसके समान होते हैं। तो लगभग अगर आप देख रहे होंगे तो सब में लगभग चीजें मिलता जुलता है। बस एक बार आराम से नोट्स बनाकर सोचिएगा तो सबके बीच का जो डिफरेंस है आपको पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान देके तब समझ में आपको आएगा। में जो क्षेत्रफल होते हैं उसका यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि ज्यादातर फॉर्मूले वगैरह इसमें नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ड्राइंग का जो क्लास होता है इसमें चित्रों को बनाना और समझने आना चाहिए,
उसकी भुजाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर्मूला और न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता ही है, ना के बराबर। बाकी अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग ट्रेपेजॉइड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। बोला कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समानांतर और समानांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जिसकी भुजाओं का एक युग्म, युग्म मतलब दो, एक से ज्यादा, दो, जैसे डीसी और एबी, डीसी और एबी आपस में क्या है, पैरेलल है, तो समानांतर हो, इसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर, उसको हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और अन्य दो भुजाएं समानांतर नहीं होती, इसकी अन्य दो भुजाएं, ये दो भुजाएं समानांतर कभी नहीं होती है। बाकी में क्या, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, कहीं ना कहीं आगे जाकर ये क्रॉस करेगा, यहाँ पर क्रॉस कर गया ना, तो ये इसलिए समानांतर नहीं। बाकी पीछे जितने भी हम चतुर्भुज देखे हैं उनमें या तो सभी एक दूसरे के पैरेलल थे, आमने सामने की भुजाएं सब में पैरेलल थी। ठीक है ना, इसमें केवल दो ही भुजा आपस में पैरेलल है, बाकी पैरेलल नहीं है, असमान है। ठीक है ना, इसके विकर्ण समान नहीं होते, इसका जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे इसका एसी विकर्ण है तो एसी नॉट इक्वल टू डीबी। ठीक है ना, आपको देखने में लगेगा कि इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा और कम होता है। ठीक है, इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज, समलंब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लंब ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ऊंचाई इसमें होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊंचाई से इसको रिलेट करता है, तो याद रखेंगे समलंब, जिसपे लंब डाला जाए, लंब मतलब 90 डिग्री के यहाँ पे लंब डालकर इसकी सारी चीजें निकाली जाती है। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, हाफ इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, किस क्या होता है क्षेत्रफल। इसका एरिया की हम बात करें तो एरिया बोलता है कि हाफ, आधा, आधा कर लीजिए, और ऊंचाई, जो भी ऊंचाई ये लिए, ये ऊंचाई, ठीक है ना, ये ऊंचाई होगा जो 90 डिग्री का कोण बना समलंब हुआ है। ठीक है ना, ये ऊंचाई ले लीजिए, प्लस में जो विकर्णों का योग है, सॉरी समांतर भुजाओं का योग, ये दो समांतर है ना आपस में, इन दोनों भुजाओं का योग, तो भुजा कौन सा है देखेंगे यहाँ पे, तो आपका डीसी और एबी है, तो डीसी प्लस एबी, डीसी प्लस एबी, इससे इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस क्षेत्रफल ही निकालना है, और यहाँ पे डिटेल्स में दिया भी हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, इसको क्रॉस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, ये गलत है, ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना जो दिया एडी और बीसी दिया, ई वाला भुजा के बारे में दिया, जबकि ये समानांतर नहीं है। कौन समानांतर है, एबी और डीसी, तो यहाँ पर क्या होगा, एबी प्लस डीसी। ठीक है ना, तब जाकर ये सही होगा। ठीक है, तो पांचवा हम लोग पढ़ लिए समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट है हमारे सामने बहुभुज। अब पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे कि बहुभुज क्या होता है। ठीक है ना, ड्राइंग में इसके प्रॉपर्टीज, भुजाएं, इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानकारी रखना। ठीक है ना, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारे मैथमेटिकल चीज़ है, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे ज्योमेट्रिक फिगर पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, दिमाग में ज्योमेट्रिक फिगर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बहुभुज पॉलीगॉन्स देखेंगे। ठीक है ना, 5 या अधिक भुजाओं से घिरी आकृतियों को बहुभुज बोलते हैं। 4 तक को तो हम चतुर्भुज बोलते हैं, 4 से ज्यादा मतलब 5 या 5 से अधिक जिसकी भुजा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। ठीक है ना, बहुभुज के 2 प्रकार होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन्स होता है, एक इरेगुलर होता है। जैसे हम बना दे ऐसे, तो ये क्या हुआ, इरेगुलर पॉलीगॉन्स, इसमें कोई आकृति नहीं बन रहा है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसे आकृति में बनाए इस तरह से, तो ये पंचभुज हो गया, इसकी एक आकृति है पंचभुज, 5 कोण है, लेकिन इस तरह से कोई आकृति नहीं होती। मतलब एक रेगुलर होगा, एक इरेगुलर होगा, एक टेढ़ा मेढ़ा होगा, एक दिखने में ठीक ठाक दिखेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे भी एक डिफिनेशन लिखा हुआ, समझ लेते हैं इसको। बोला कि बहुभुज एक समतल सतह है, सीमित भुजाओं से घिरी एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी 2 भुजा मिलकर एक शीर्ष का निर्माण करते हैं, जिसे बहुभुज बोलते हैं। अब बोल रहा है कि बहुभुज इसमें इसके अनुसार कि 2 भुजा मिलकर एक शीर्ष का निर्माण करता है। ठीक है ना, देखिए ये शीर्ष होगा, इसका 2 भुजा मिलता है तो इसका शीर्ष का निर्माण होता है, ये सही है। ठीक है ना, इसको बहुभुज बोलेंगे। ये तो ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, इसमें सब 2 भुजा मिलकर इसका शीर्ष का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसको बहुभुज बोलेंगे। अब इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे। जैसे अंतः कोणों का योग, इसके अंतः कोणों का जो योग होता है, अंतः कोण में ये वाला, ठीक है ना, ये अंतः कोणों का योग है। जितने भी अंदर वाले कोण है, इन अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2। ठीक है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। n क्या है, यहाँ पे साइड्स है, जितने साइड्स है मान के चलिए कि इसका 6 साइड्स है, तो क्या करेंगे, n के जगह पे क्या 6 लिखेंगे, -2 लिख देंगे, और यहाँ पे इंटू 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है,
तो 6 में से 2 घटा कितना 4, 4 इंटू 180 डिग्री, 18 चौक 72, 720 डिग्री यहाँ पे आंसर आया। तो अंदर के कोनों का योग कितना होगा 720 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से n का वैल्यू यहाँ पर पुट करके इस फॉर्मूला से अंतः कोनों का योग निकाल सकते हैं कि सभी कोनों का मान कितना है जोड़ने पे। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा अंतः कोनों का योग। अब बोल रहा है कि बहिष्ठ कोनों का योग, प्रत्येक बहिष्ठ कोण। ठीक है ना, अंतः कोनों का योग है। अब बहिष्ठ कोण निकालना है, किसी बाहरी कोण को निकालना है कि ये बाहरी कोण कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, पर्टिकुलर किसी एक का निकालना है तो होता है 360 डिग्री अपन n, क्योंकि ये जो बहुभुज बनता है ना एक सर्कल के अंदर बनता है। एक सर्कल कितने का था 360 डिग्री का होता है। इसके बाहर अगर हम इसके सेंटर से, मान लीजिए सेंटर है, इस सेंटर से हम सर्कल का निर्माण करें तो जो सर्कल बनेगा इसको टच करते हुए ऐसे एक सर्कल का निर्माण होगा। ठीक है ना, तो एक सर्कल कितने का 360 डिग्री का होता है, तो उसमें से किसी एक का निकालना हो कि ये कितने कितने एंगल है, तो 360 अपन n कर देंगे। n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, इसका 6 तो यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है ना, तो जो षष्ठभुज होता है वो इसकी प्रत्येक कोण 60 डिग्री की होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान हम लोग निकाल लेंगे। बहिष्ठ कोण का मान यहाँ पर 60 आ रहा है षष्ठभुज का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रत्येक अंतः कोण, किसी अंतः एक कोण का मान निकालो, अंतः कोण का मान निकालो किसी एक का, तो कैसे निकालेंगे। प्रत्येक अंतः कोणों का जो मान होता है n-2, ठीक है ना, इंटू 180 डिग्री, ठीक है, बटा n होगा। n क्या है यहाँ पे साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। तो किसी एक अंतः कोण का मान निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। ठीक है ना, तो उससे एक हमारा अंतः कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, और प्रत्यय सभी को जोड़ के निकालना हो, सभी अंतः कोण को जोड़ के निकालना हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है ना, और सभी बहिष्ठ कोणों का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है जोड़ने पे। योग सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। प्रत्येक का निकालना हो, किसी एक का निकालना हो तो 360 बटा n कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स तो निकल जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा गलती मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, उसको हम सुधार दिए, n कर दिए। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे n हो जाएगा, n-2 इंटू 180 अपन नीचे n रहेगा। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगॉन हम दो तरह का होता है, एक इरेगुलर एक रेगुलर। इरेगुलर के बारे में पढ़ना ही नहीं है, रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में ऐसे समझते हैं, लिखा हुआ है कि यदि इनकी भुजाएं और इनके बीच के सभी कोण समान होते हैं तो समबहुभुज कहलाते हैं। अब बहुभुज तो है, समबहुभुज किसको बोलेंगे, जिसकी सभी भुजाएं समान हो और इनके बीच के कोण सभी समान हो उसको समबहुभुज बोलेंगे। जैसे इसको देखेंगे षष्ठभुज है तो इसकी सभी कोण का मान समान होगा और सभी इसके जो साइड से भी समान होगा, तो इसको हम समबहुभुज बोल सकते हैं। ठीक है, बहुभुज का नाम उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार रखा जाता है। बहुभुज का नाम कैसे रखा जाता है, उनकी संख्या के अनुसार, उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार। जैसे षष्ठभुज कहे की बात करें, जिसमें 6 भुजा उसको षष्ठभुज बोलेंगे, जिसमें 5 भुजा उसको पंचभुज बोलेंगे। ठीक है, जिसमें 8 भुजा उसको अष्टभुज बोलेंगे। ठीक है, तो भुजाओं से इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि बहुभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बहुभुज क्या होता है, बहुभुज के गुण क्या होते हैं। तो देखिए समझिए, यहाँ पे बहुभुज के सभी कोण एक वृत्त पर स्थित होते हैं। बहुभुज के जितने भी कोण होते हैं एक वृत्त पर स्थित होते हैं। जैसे ये देखिए एक बहुभुज है, आपको दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ एक साइड से, ठीक है, ये देखिए सही से देखिए, यहाँ पे ये वाला जो साइड से, एक साइड से ये, जिसको हम लोग यहाँ पे ई और एफ लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक ये साइड से ये वाला जिसको ए नाम दिया गया है, ए और एफ है। यहाँ से ये साइड से जो बी है, ठीक है, और यहाँ से ये साइड से सी है, और यहाँ से ये साइड से ये डी है, और डी से ई मिला हुआ। ठीक है, ये क्या बन गया, पिंक वाला हमारा ये षष्ठकोण बन गया। ठीक है ना, बहुभुज बन गया। अब डिफिनेशन के अनुसार कि बहुभुज के सभी कोण एक वृत्त पर स्थित है। अब इसके सेंटर से, ये जो सेंटर हुआ इसका, इस सेंटर से अगर हम चाप लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ सर्कल इस तरह से इसके सभी पॉइंट्स को, इसके सभी जो शीर्ष है, शीर्ष को टच करते हुए एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बहुभुज के जो कोण होते हैं सब एक सर्कल के अंदर में होते हैं। मतलब बाह्य कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होगा टोटल अगर जोड़ेंगे तो। ठीक है ना, 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है,
इसकी सभी भुजाएं इसके अंतःवृत्त को स्पर्श होती हैं। देखिए इसकी सभी भुजाएं, इस भुजा की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, 6 में से किसी की भी बात करें, ये जो इसके अंतःभुजा है ना, सॉरी सर्कल के अंतःवृत्त को स्पर्श कर रही है ना, यहाँ पे स्पर्श किए, यहाँ पे किए, अंदर वाले वृत्त को क्या कहते हैं स्पर्श कर रही है। इसके शीर्ष जितने भी हैं, 2 भुजाओं से जो मिलकर शीर्ष बना हुआ है ना, वो इसके अंतःवृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके सभी अंतः कोणों का योग, इसके सभी अंतः कोणों का योग 2x - 4 इंटू 90 डिग्री होता है। बात एक ही हुआ, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा, बाहर आ जाएगा 2। इस फॉर्मूला को हम पीछे बताए हैं, 2 कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा x - 2 और 9 दूनी 18, 180। पीछे तो ही ना बताए थे कि n - 2 कर लीजिएगा इंटू 180 कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा सभी अंतः कोणों का योग आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, अंतः कोणों का योग अगर निकालना हो तो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो बहुभुज था पॉलीगॉन का, ये प्रॉपर्टीज आपको हम अभी बता रहे थे। ठीक है ना, ध्यान में आप लोग रखेंगे इस तरह से। आज ये नेक्स्ट हम इस पे जो कुछ और प्रॉपर्टीज बचे हुए देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इस प्रकार प्रत्येक कोण का जो मान होता है, प्रत्येक कोण का अगर मान निकालें तो किस तरह से, ये भी आपको हम पता है 2x - 4 है ना इंटू 90 डिग्री बाई n। ठीक है ना, तो ये प्रत्येक कोण का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें भी अगर 2 कॉमन लेंगे आप, 2 कॉमन लेकर लिखेंगे इसको, तो हो जाएगा x - 4 इंटू x - 2 हो जाएगा इंटू 180 डिग्री, 2 से गुना हो गया, बटा में n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। सभी बहुभुज के सभी बाहरी कोण का योग 360 डिग्री होता है। आपको बता दिए चुके हैं पहले ही, बहुभुज के आंतरिक कोण या इसके बाहरी कोण का योग 180 डिग्री होता है। बहुभुज के आंतरिक एवं इसके बाहरी कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये आंतरिक कोण हो गया और ये बाहरी कोण होगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। जैसे ये 2 यहाँ पर शीर्ष मिला, इसके ये अंदर वाला कोण हो गया, ये बाहर वाला हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है लास्ट में। तो इस तरह से आपका ये समाप्त होता है। देखिए इस तरह से हमारा जो टॉपिक था और ज्योमेट्री फिगर कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ये रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को हम दे रहे हैं, आगे जाकर लाइव क्लास भी आपको देने वाले हैं। ठीक है ना, अब इसका प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, प्रैक्टिस सेट रेडी है, जाकर ऑनलाइन टेस्ट जो फोल्डर है उसमें जाइएगा और वहाँ पे ज्योमेट्री फिगर का टेस्ट आप लोग लगाएंगे। ठीक है, और क्लासेस मंडे तक बंद रहेगा। ठीक है ना, कोशिश हम करेंगे बीच में आपका प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दे, उसका सोल्यूशन आपको दे दे। वैसे मंडे तक वैसे बंद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो ठीक है, एक बार आप सारे ये जो थ्योरी आपको पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थ्योरी को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसके बाद हमको 1 से 2 दिन में वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा हम पटना से बाहर है, इस वजह से हो सकता है कि आपको मंडे के बाद ही हम मिले, लेकिन कोशिश रहेगा कि हम वीडियो सोल्यूशन हम पहले अपलोड कर दें। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मुझे काफ़ी उम्मीद है आप लोगों से कि सभी छात्र बेहतर हैं, बड़ी ही लगन के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।